हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी राजभाषा है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारी यूनियन की कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, और जो स्टेट्स हैं उनकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दो स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, किसी स्टेट जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है और सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, उनके वर्डिक्ट किसमें आएंगे, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम देखेंगे जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें क्लासिकल लैंग्वेज क्यों बनाया गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले तो संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेके 351 किससे रिलेटेड है, ये राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, भाग 17 आर्टिकल 343 से लेके 351 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके प्रावधानों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं इनमें 4 तरह की चीजें हैं। क्या, एक तो सबसे पहले होनी चाहिए संघ की भाषा, जो हमारी यूनियन है, सेंटर है, उसकी कौन सी भाषा होगी, पहली चीज। दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं मतलब कि स्टेट्स की लैंग्वेज, ठीक है, जो स्टेट है, जो राज्य है, उनकी लैंग्वेजेस क्या क्या होंगी, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों की लैंग्वेज क्या होगी, मतलब कि हमारी जुडिशियरी न्यायपालिका की भाषा क्या होगी, और कुछ विशेष प्रावधान दे रखे हैं, विशेष निर्देश, ठीक है। ये 4 भागों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। कहां से कहां तक दे रखा है, 343 से लेके 351 तक, आर्टिकल 7, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं संघ की भाषा, यूनियन की लैंग्वेज। तो संघ की भाषा, यूनियन की लैंग्वेज हमारी हिंदी है, ठीक है, जो किस में लिखी गई है, देवनागरी में, ठीक है। अब देखिए हिंदी बोलने में देवनागरी में किस तरह से लिखी जाती है, जो आप देख रहे हैं ना, ये देवनागरी में लिखा गया है, ठीक है। तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और देवनागरी में लिखी हुई है, ठीक है। इसमें जो अंक होंगे, जो वर्ड्स होंगे वो किसमें लिखे होंगे, तो ये अंतरराष्ट्रीय रूप में, ना कि देवनागरी में। ये किस तरह से होंगे, अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखे होंगे, ना कि देवनागरी में। देवनागरी में अगर हम वर्ड्स को देखें जो कि हिंदी में है, तो हिंदी में आपने 1 2 3 4 देखा होगा, किस तरह से बनते हैं, इस तरह से 1 बनता है, ठीक है, 2 जो है वो इस तरह से बनता है, 3 जो है वो इस तरह से बनता है, ऐसे बनते हैं। तो ये देवनागरी में, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे कौन सी चीजें मानी गई है संघीय भाषा में, सरकारी जो अंग होंगे वो किस तरह के होंगे, वो इस तरह के होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल, जो सब में चलते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। हिंदी हमारी राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है, ओके, ठीक है। अब 1950 से लेकर 1960 तक जो इंग्लिश थी, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल संघ के उन सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाना जारी रहेगा जिसके लिए 1950 से पहले किया जाता था। अब हमारी स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, तो जो सरकारी जो दस्तावेज वगैरह होते थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो सब इंग्लिश में लिखे होते थे, ठीक है, इंग्लिश में लिखे होते थे। तो हम जब स्वतंत्र हो गए उसके बाद 1950 से लेके 65 तक 15 साल हमने क्या किया कि एकदम से इनको चेंज करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो अभी भी हम इंग्लिश में ही जारी रखेंगे इसको। कहाँ, कब तक, 1965, ठीक है। 1965 के बाद संसद अंग्रेजी भाषा का उद्देश्य निर्दिष्ट कर सकती है। 1965 के बाद संसद क्या करेगी, वो डिसीजन लेगी उसको करना क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग और अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करना चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है। 1950 में क्या किया गया कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा हो गई, इंग्लिश को हम 65 तक कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। और 1965 के बाद संसद क्या करेगी, इंग्लिश भाषा का उद्देश्य क्या, क्यों इंग्लिश भाषा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, उसका एक उद्देश्य निर्दिष्ट करेगी। और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और इंग्लिश का यूज किस तरह से करना है, उन सभी के लिए कौन कौन से जो मुद्दे हैं उन सभी पर डिस्कशन के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक आयोग नियुक्त करेगा, ठीक है, ये बोला गया है। यहाँ पे 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन नियुक्त किया, ठीक है। तो इन्हें एक आयोग नियुक्त करना था तो उन्होंने कर दिया, किसकी अध्यक्षता में, बीजी खैर की अध्यक्षता में। कौन सा आयोग नियुक्त किया था इन्होंने, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग, ठीक है, ओके। अब संसद ने 1963 में, कब तक था, 1965 तक इंग्लिश को आपको यूज करना था, तो 1963 में संसद ने क्या बोला, राजभाषा अधिनियम लागू किया, ठीक है, राजभाषा अधिनियम लागू किया कब, 1963 में, 2 साल पहले, ठीक है, जब संघ की
सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का निरंतर उपयोग 1965 के बाद भी जारी रहेगा। इन्होंने क्या बोला, हमने बोला था 1950 से लेके 1965 तक आप इंग्लिश का उपयोग करें, उसके बाद आप एक कमीशन बनाए, उसके हिसाब से देखें कोई एक अधिनियम लागू करे, कुछ करें, ठीक है। तो संसद ने 1963 में एक अधिनियम लागू किया जिसमें ये बोला गया कि हिंदी तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे ही, साथ साथ इंग्लिश को भी इसके बाद भी चलती रहेगी और कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी, ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश अभी भी चलती आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ये 1965 के बाद भी चलती रही। अब बात करते हैं संघ की भाषा, आपको समझ आ गई कौन कौन सी है, इंग्लिश है और हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों संघ की भाषा हो गई, ठीक है, यूनियन के लिए। अब बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा की। तो क्षेत्रीय भाषा मतलब स्टेट्स, ठीक है, राज्यों की भाषा। राज्यों की भाषाएं कौन सी होंगी, तो राज्य विधानमंडल की भाषा, राज्य का जो विधानमंडल होगा, विधानसभा होगी, उसकी क्या भाषा होगी, तो राज्य हिंदी या किसी भी एक या एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपना सकते हैं। राज्य चाहे तो हिंदी को अपना ले या किसी भी और भाषा को अपना ले, ठीक है, हिंदी के साथ साथ और एक से ज्यादा भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में अपना सकते हैं, ठीक है। हिंदी को अपना ले और किसी और भाषा को भी अपना सकते हैं, एक से ज्यादा भाषाओं को अपना सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी राज्य कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, जब तक ऐसा राज्य नहीं करता है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखना होगा, ठीक है। अंग्रेजी जो है वो राज्यों की भाषा होगी तब तक जब तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से बोला गया संविधान में। और क्या बोला गया, इस प्रावधान के तहत ज्यादातर राज्यों ने प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया। इसलिए जो प्रावधान बना था, इससे ज्यादातर राज्यों ने क्या किया, उनकी जो वहां पे जो बोली जाने वाली भाषा है उसको क्या बनाया, राजभाषा बनाया, ठीक है। वहां की जो भाषा है उसको भी राजभाषा बनाया। जैसे कि गुजरात ने क्या किया, गुजराती, ठीक है, गुजराती को राजभाषा बनाया और उसके साथ साथ हिंदी को भी अपनाया उन्होंने। तो गुजरात ने गुजराती और हिंदी दोनों को अपनाया, इनकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हमारे सेंटर की भी दो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई थी। इसी तरह से गोवा ने क्या किया, कोंकणी को अपनाया, साथ ही साथ मराठी को भी अपनाया, ठीक है, कोंकणी और मराठी को, ठीक है। यहाँ पे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन तीनों ने अंग्रेजी को, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने क्या अपनाया, अंग्रेजी को अपनाया। गोवा ने कोंकणी और मराठी, ठीक है, और गुजरात ने गुजराती, ठीक है, और साथ में हिंदी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, राज्यों की शिक्षा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं तक सीमित नहीं है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य उसी भाषा को राजभाषा बना सकता है जो 8वीं अनुसूची में है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो किसी भी भाषा को वहां पे बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है उसको अपनी राजभाषा में बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाई गई। हम अभी सारी लैंग्वेजेस देख लेंगे, 22 भाषाएं देख लेंगे हमारे 8वीं अनुसूची में कौन सी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1963, जो राजभाषा अधिनियम 1963 आया था, जिससे कि इंग्लिश जो है 1965 के बाद भी चलती रहेगी, ठीक है। संचार के लिए कौन सी भाषा होगी, बातचीत के लिए दो राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, उसके लिए क्या बोला इन्होंने 1963 में, संघ और गैर हिंदी राज्य के बीच। देखिए केंद्र की भाषा कौन सी थी, हमने बोला था इंग्लिश होगी और हिंदी होगी। कोई भी सेंटर और किसी भी मतलब संघीय यूनियन के बीच में और किसी भी राज्य के बीच में जो कि जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, उसके बीच में कम्युनिकेशन किस भाषा में होगा। अब हिंदी नहीं बोल रहे हो आप तो किस में करोगे, इंग्लिश में करोगे, ठीक है। हिंदी नहीं बोल रहे हो तो फिर किस में करोगे, इंग्लिश में करोगे। तो संघ और गैर हिंदी राज्य के बीच में कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक है, क्योंकि संघ की दो ही भाषा है, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी में है तो फिर हिंदी में कर सकते हो, नहीं तो फिर इंग्लिश में करो, ठीक है। हिंदी और गैर हिंदी राज्य के बीच में कोई एक जिसमें हिंदी बोली जाती है और कोई ऐसा जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, तो कोई और लैंग्वेज बोली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें हिंदी नहीं बोली जा रही, एक में तो हिंदी बोली जा रही है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, तो हिंदी में होगा, ठीक है। हिंदी नहीं बोली जा रही लेकिन यहाँ तो बोली जा रही है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो हिंदी में होगा, साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसका क्या अनुवाद होना चाहिए, ट्रांसलेशन किसमें होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब कि हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट क्या होगा, हिंदी में होगा और उसके साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये हमने देख लिया किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में। अब आपके मन में आ रहा होगा जिन दो राज्यों में हिंदी बोली जा रही है उनमें तो उनमें तो हिंदी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें इंग्लिश बोली जा रही है उनमें इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। जिनमें कोई एक और भाषा बोली जा रही है उनमें एक भाषा तो इंग्लिश बोली जाएगी तो उसमें इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है।
और बाकी हिंदी इंग्लिश इस तरह से चलेगा, ठीक है। और दो राज्य है जिनमें एक तरह की भाषा है तो उस लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है न्यायपालिका की भाषा और कानूनों के विषय। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारा जुडिशियरी है, उसकी कौन सी भाषा होगी? तो जब तक संसद प्रदान नहीं करती अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि जब तक संसद कोई अधिनियम नहीं बना देती है, ठीक है, जब तक संसद नहीं बोल देती है, अधिनियम नहीं बना देती है, तब तक इंग्लिश को ही हमारे न्यायालय की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इंग्लिश हमारी जुडिशियरी की लैंग्वेज है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई किस में होंगी? इंग्लिश में होंगी, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी कार्रवाई किस में होंगी? इंग्लिश में होंगी, ठीक है। सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों आदि में जो आधिकारिक पार्ट होगा वो सब किस में होगा? इंग्लिश में होगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। जितने भी विधेयक हैं, अधिनियम है, अध्यादेश है, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्डर वगैरह जारी करते हैं वो सभी किस में होंगे? इंग्लिश में, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद। क्या है ये? किसी राज्य के राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्य के उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट की तो हमेशा इंग्लिश होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हमेशा इंग्लिश होनी है, ये आपको याद, ठीक है। हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेते हैं और उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय में कार्रवाई हिंदी या राज्य की किसी अन्य राजभाषा में यूज कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी हाई कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, जिस तरह जो सुनवाई वगैरह चलती है, तो वहां पे उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से पहले से अनुमति ले ले और राष्ट्रपति की सहमति के बाद उस राज्य की जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, जो कार्रवाई है, वो हिंदी में भी हो सकती है या उस राज्य की कोई सी जो राजभाषा है उसमें हो सकती है, ठीक है। तो हिंदी में हो जाएगी या उस राज्य की किसी राजभाषा में हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी जो उच्च न्यायालय के जो निर्देश पारित हो रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, जो लिखा जा रहा है, वो सब किस में होंगे? वो इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है, वो हिंदी में नहीं। क्लियर है? वहां पे कार्रवाई तो इंग्लिश में, हिंदी में हो सकती है या किसी और लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन बाकी जो आप निर्णय दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो इंग्लिश में, ठीक है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा देख ली आपने। अब बात करते हैं 1963 के राजभाषा अधिनियम, ठीक है। 1963 का राजभाषा अधिनियम यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के अधिकार के तहत प्रकाशित अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, विनियमों और कानूनों का हिंदी अनुवाद आधिकारिक ग्रंथ, मतलब कि ऑफिशियल गैजेट माना जाएगा। मतलब कि इसमें क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के अधिकार है कि जो भी अधिनियम प्रकाशित हो रहे हैं, जो भी अध्यादेश प्रकाशित हो रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, विनियमन दे रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कानून दे रहे हैं, इन सभी का हिंदी अनुवाद होगा, ठीक है। इन सभी का क्या होगा? हिंदी में ट्रांसलेशन होगा और ऑफिशियल गैजेट जो हमारा होता है वो ऑफिशियल गैजेट उसको माना जाता है, ठीक है। ये जो हिंदी अनुवाद लिखा जाएगा उसको ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, जो कि प्रकाशित किया जाता है। अब प्राधिकृत अनुवाद जो अनुवाद होगा केंद्रीय कानून अधिनियम, आधिकारिक राजपत्र जो ऑफिशियल गैजेट है, जो आपका आधिकारिक राजपत्र होता है, ऑफिशियल गैजेट होता है, में राष्ट्रपति के प्राधिकार के तहत प्रकाशित केंद्रीय अधिनियम की 8वीं अनुसूची, जिसमें हिंदी को नहीं इंक्लूड किया गया है, 8वीं अनुसूची में हिंदी है लेकिन इसमें हिंदी को नहीं किया गया है, में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में अनुवाद को आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। ये फिर एक दिया है, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद होगा। और हमारे जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें राष्ट्रपति के प्राधिकार के तहत, राष्ट्रपति के अधिकार के तहत प्रकाशित कोई भी केंद्रीय अधिनियम जो होगा, जिसमें 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में अनुवाद करके दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जिस जगह के लिए जो भाषा है उसमें अनुवाद कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर यह याचिका रद्द कर दी थी कि कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और हिंदी की इजाजत देना असंवैधानिक है, ठीक है, इसीलिए हिंदी को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो हमारी कोर्ट की भाषा है वो कैसी है? इंग्लिश है, तो हिंदी नहीं दी जा सकती, असंवैधानिक, ठीक है, ओके, हिंदी के लिए परमिशन, ठीक है। तो आपने देख लिया कोर्ट की कौन सी लैंग्वेज है और हमारा जो राजपत्र होता है, ऑफिशियल गैजेट होता है, उसमें कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित होता है, ठीक है। इंग्लिश में तो होगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ विशेष निर्देश, ठीक है। यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक जो है, अब भाषाई अल्पसंख्यक मतलब कि जिन लोगों की भाषा बहुत कम लोग हैं, मतलब अल्पसंख्यक का मतलब होता है बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम ही लोग हैं, तो बहुत कम लोग ही भाषा बोलेंगे, वो भाषा बोलने वाले लोग कम है,
उनको भाषाई अल्पसंख्यक बोलते हैं, कि हितों की रक्षा के लिए हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए गए। ठीक है, अब भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं ये निर्देश, तो अभी आपको समझ आएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, पहला तो आता है संघ या राज्य के अधिकार के लिए पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। कोई भाषाई अल्पसंख्यक का व्यक्ति है, ठीक है, वो कोर्ट में आता है, तो वो पीड़ित व्यक्ति है, उससे अगर ये बोल दिया जाए कि आप जो बोल रहे हैं वो राजभाषा में नहीं है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, हमारी जो राजभाषा है उसमें नहीं है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं किया जा सकता। तो किसी भी संघ में, यूनियन में, मतलब हमारे पूरे इंडिया में, और किसी भी राज्य के अधिकार के लिए, ठीक है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं यहाँ पे संघ और राज्य में, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो अस्वीकार नहीं किया जाएगा इस बात पर कि वो राजभाषा में नहीं है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं शिक्षा के प्राथमिक चरण में, पहले प्राइमरी स्टेज की जो अगर शिक्षा की, उसमें भाषा अल्पसंख्यक से जुड़े बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने के लिए हर राज्य को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, तो जो प्राइमरी हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हमारी प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, वो किसमें होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। और मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा बेसिकली होती है माँ की भाषा, मतलब कि आपके आसपास के एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो। ठीक है, आपकी भाषा वही होगी जो आपके आसपास के एरिया में बोली जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षा आपको आपकी मातृभाषा में प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, ये हर राज्य का एक कर्तव्य है। ठीक है, इसके लिए इन दोनों के लिए राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट की भाषा भी, कोर्ट की भाषा आपने इंग्लिश हिंदी सुन ली, लेकिन अगर हम बोले कि कोई ऐसे क्राइम हो गया और वो पर्सन किसी और भाषा में, राजभाषा में जाके नहीं बता रहा है, किसी और भाषा में बोला रहा है, ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, अल्पसंख्यक है, तो उसको ऐसे मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाएगा। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का किस तरह से विकास किया जाएगा, तो संविधान में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का कर्तव्य किसका है, केंद्र का है। केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भाषाएं थी, अभी कितनी हो गई, 22 भाषाएं हैं। ये कौन कौन सी है, देखिए, असम में असमिया, बंगाली, बंगाल में बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है। संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये सारी जो भाषाएं हैं ये हमारी 8वीं अनुसूची में आती है, 22 भाषाएं। ठीक है, अब इनमें से ये पूरी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 22 की 22, लेकिन कौन सी पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, सिंधी, सिंधी को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, 1967 में। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन कौन से, 21वें, 71वें और 92वें। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया था। ये आपको याद करना, याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से मिलाने के लिए दे दिया जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी वही लैंग्वेजेस है। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हमारी सेंटर की लैंग्वेज है। ठीक है, गुजराती, ठीक है, मराठी, ये सारी की सारी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, ये सारी हमारी 22 भाषाएं हैं। अब 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं के विनिर्देश के पीछे उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है, ये जो 22 भाषाएं हैं इनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं गवर्नमेंट के। तो ये जो भाषा है, उनके जो भी सदस्य हैं उनको राजभाषा आयोग, मतलब कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इन भाषाओं के सदस्यों को।
और इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति, इसका उपयोग हिंदी भाषा के संवर्धन में किया जाएगा। मतलब कि इससे हिंदी भाषा को और विकास मिलेगा और उसको एनरिच किया जाएगा, हिंदी भाषा को और अच्छे से बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा को और सुधारा जाएगा। हर भाषा को धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनकी मदद से, ठीक है, हिंदी भाषा को और सुधारा जाएगा। तो हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए इनका यूज किया जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं राजभाषा पर संसद की समिति। ठीक है, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनपे संसद की समिति, उसके बारे में बात करते हैं, कमेटी के बारे में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा पर संसद की समिति का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो आपका राजभाषा अधिनियम 1963 था, उसमें हमने क्या किया था, संघ की आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी में प्रगति करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है, एनरिच करना है, उसकी समीक्षा के लिए राजभाषा पर, ऑफिशियल लैंग्वेज पर, ठीक है, संसद की समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके लिए समिति की स्थापना हुई 1976। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समिति में 30 सांसद थे, 30 सदस्य थे। मतलब इस समिति के 30 सदस्य, 30 सांसद लिए गए थे, जिसमें से लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। ये मिलके कितने हो गए आपके 30 सदस्य इस समिति में थे। ठीक है, ये कब की गई थी, 1976 में की गई थी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की पढ़ ली। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए किस तरह से अधिनियम बना, क्या हुआ, कमेटी कौन सी थी, उसमें कितने लोग थे, वो सब आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा। अब ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज हो जाती है, कैसे कम्युनिकेशन होगा वो सब चीजें आपने देख ली। हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा वो भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की स्थिति में। शास्त्रीय भाषा क्या होती है, ठीक है, और क्यों होती है। तो 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का फैसला किया। कब किया गया, 2004 में। शास्त्रीय भाषा, ये एक नई तरह की श्रेणी बनाई गई। इसमें शास्त्रीय भाषा की स्थिति के लिए क्या मानदंड है, मतलब कि कौन कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भाषा है वो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, अपने प्रारंभिक ग्रंथों, इतिहास की उच्च पुरातनता हो, मतलब कि बहुत पुरानी हुई है। और इसके अलावा और क्या हो, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक निकाय हो, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान धरोहर माना जाता हो। मतलब बहुत ही पुरानी हो, पुराने टाइम से चलती आ रही हो, बहुत ही बड़ा साहित्य, प्राचीन साहित्य ग्रंथ हो उसमें। ठीक है, बहुत टाइम से चलती आ रही हो। साहित्यिक परंपरा मूल है और दूसरे भाषा पर उधार नहीं लिया गया हो। मतलब कि ये भाषा ना दूसरे भाषाओं से उधार लेके नहीं बनाई गई है। ठीक है, अपनी खुद की हो, खुद की मूल परंपरा हो। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय भाषा और आधुनिक साहित्य से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों में इसके शाखाओं के बीच में विच्छेदन हो सकता है। अब यहाँ तक आपने क्या देखा, बहुत पुरानी है। ठीक है, उस पे ग्रंथ वगैरह हो, साहित्य हो, काफी बड़ा साहित्य उसका। ठीक है, ये खुद मूल हो ये, और दूसरी भाषाओं से उधार नहीं लिया गया हो। अब लेकिन ये बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है, तो बीच बीच में कभी कभी टूट सकती है। ठीक है, पीछे बहुत सारा टाइम आया जब नहीं चल रही है, तो इस वजह से शास्त्रीय भाषा जो है पुरानी वाली और अपनी जो आधुनिक साहित्य है से अलग होने के कारण, आधुनिक साहित्य से इस भाषा को अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूप जो बाद में आई है या उसकी जो शाखाएं हैं उनके बीच में अलग अलग हो सकती है। मतलब उसमें अलग अलग हो सकती है, विच्छेदन हो सकता है। ठीक है, तो पुरानी जो भाषा थी और आधुनिक साहित्य उसका जो आया और उसके कई सारे रूप। देखिए, भाषा एक टाइम से चलती जा रही है, तो वो चेंज होती जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टूट बहुत टाइम तक चलती जाती है। तो उसके बाद के रूप में या उससे वो और भाषाएं बनी हुई, उसके बीच में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकती है, काफी विच्छेदन हो सकता है, टूट हो सकती है बेसिकली। ठीक है, भाषा। अब ये हमने बोल दिया इसको, ये शास्त्रीय भाषा होगी, ये सब चीजें होंगी। तो इसके लाभ क्या है, तो देखिए, किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, अगर कोई भी भाषा साहित्यिक भाषा है तो उसका अध्ययन किया जाएगा, पढ़ाई की जाएगी और उसके अध्ययन के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और केंद्र बनाने के लिए पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्रीय भाषा होगी तो उसको लोग पढ़ने आएंगे, उसको पढ़ने के लिए सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर बनाने के लिए पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, मतलब कि उस भाषा का प्रचार होगा। ठीक है, बेसिकली वो भाषा बहुत लोगों द्वारा बोली जाएगी, उस पर पढ़े जाएंगे लोग। ठीक है, श्रेष्ठ विद्वान, इस भाषा के श्रेष्ठ जो विद्वान होंगे, जिनको ज्यादा अच्छे से आती है, जो अच्छे से उसमें मतलब कोर्स कर लेंगे और उनको आएगी ये भाषा, उनके लिए प्रमुख पुरस्कार मिलेंगे। ठीक है,
ऐसी भाषाओं में लिखे जाते हैं, बुक्स वगैरह भी लिखी जाती है, ठीक है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, जो विश्वविद्यालय जो आपकी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो अनुदान मिलता है, जो ग्रांट मिलता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उससे ये अनुरोध किया जाएगा, ये बोला जाएगा कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भाषा शुरू करें, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें ये वाली लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से अनुदान मिलेगा, ठीक है, वित्तीय सहायता मिलेगी और जिन लोगों को इसमें विद्वान होंगे उन लोगों को क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लाभ होते हैं किसी भी भाषा को क्या होने की, शास्त्रीय भाषा होने की, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं, तो अभी तक 6 भाषाएं हैं बस, ठीक है, 6 लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। संस्कृत 2005 में, तमिल 2004 में, तेलुगु 2004 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008 और कन्नड़ 2008, ठीक है। कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 इसको इंक्लूड किया गया है इन सभी लैंग्वेजेस को किसमें, शास्त्रीय भाषा में, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चंस को भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सेंटर की लैंग्वेज क्या है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, हमारे गैजेट में कौन सी लैंग्वेज आती है और जो अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड, ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा। फिर हमने क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी चीज सही है इनमें से, किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में राज्य या हिंदी में किसी भी एक या अधिक भाषाओं को अपना सकती है, बिल्कुल, किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपना सकती है या और कोई भी उस वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको अपना सकती है, एक से अधिक भाषा को अपना सकती है, बिल्कुल अपना सकती है, तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी या हिंदी में होगी, नहीं, सिर्फ इंग्लिश में होगी, तो ये गलत हो गया। कौन सा आंसर सही है, केवल एक, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीति में संचार की भाषा, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन होगा कि भाषा के बारे में कौन सा सही है। एक हिंदी और गैर हिंदी राज्य, हिंदी और गैर हिंदी राज्य के बीच में संचार किस में होगा, हिंदी में ही होगा, ठीक है, इसमें हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी में होगा और उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में, बिल्कुल ये सही हो गया। यदि एक या एक से अधिक राज्य चाहते हैं तो वो अंग्रेजी के साथ हिंदी होने के लिए संचार की भाषा रखने के लिए संघ के साथ एक समझौता कर सकते हैं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, तो इसका भी आंसर ए सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 क्वेश्चंस भी किए और साथ में हमने ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी भाषाएं हैं वो कब इंक्लूड की गई थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड, संविधान की कौन से प्रावधान दिए गए हैं। कई बार तो आपसे पूछ लिया जाता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, ये कौन सी है, राजभाषा है। हिंदी जिन पेपर में होता है जनरली उनमें पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स में जिनमें हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं उनमें, ठीक है। जीके में अगर बोले तो जीके में यहाँ पे आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।